अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपके जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये आपके दूसरे टॉपिक का ही हिस्सा है। उसका सेकंड पार्ट है हेमोरॉइड्स का। आपके पास सेकंड पार्ट है, दैट इज़ हेमोरॉइडेक्टोमी। हेमोरॉइडेक्टोमी मतलब एक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ एन ऑर्गन। जब हम किसी चीज़ को बॉडी से रिमूव करते हैं तो मैंने आपको कहा था उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ एक्टोमी। एक्टोमी इज़ द रिमूवल। सो हेमोरॉइडेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स क्या चीज़ है, ये आपके इससे पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया है हेमोरॉइड्स का, उसमें आपको मैंने बताया है पूरा डिटेल में कि हेमोरॉइड्स आपके पास क्या चीज़ है। हेमोरॉइड्स आर द डायलेटेड वीन्स इन योर एनल कैनाल। एनल और रेक्टम कैनाल में जब आपके पास वीन्स जो है वो डायलेट कर जाए, एबनॉर्मल उनकी स्वेलिंग हो जाए और उनमें ब्लड जो है वो पूलिंग उनकी स्टार्ट हो जाए, सो दैट इज़ हेमोरॉइड्स। तो हेमोरॉइड्स को जब हम रिमूव करते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं और उसको हम रिमूव करते हैं, सो दैट इज़ हेमोरॉइडेक्टोमी, दैट इज़ रिमूवल। हेमोरॉइडेक्टोमी आपके पास क्या है, ये आपके पास अब सर्जिकल ऑप्शन है। हेमोरॉइड्स के टॉपिक में मैंने आपको करवाया है कि नॉन सर्जिकल आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। नॉन सर्जिकल ऑप्शन में आपके पास था कि हम स्क्लेरोजिंग एजेंट उनको दे सकते हैं, उनको हम स्क्लीरोज कर सकते हैं, या हम बेंड लाइगेशन कर सकते हैं, हम उनके बेस पे बेंड्स लगा देते हैं तो वहाँ पे ब्लड उनके पास नहीं जाएगा, तो दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इसके अलावा हमने क्रियो सर्जरी कहा था कि हम क्रियो सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन, कोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन की स्प्रे करते हैं हम हेमोरॉइड्स पे और उनको बिल्कुल स्क्लीरोज कर देते हैं, या हम फोटो कोगुलेशन कर लेते हैं। वो हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शन थी। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, अगर उनसे भी ट्रीट नहीं हो सकता तो देन हम जाते हैं सर्जरी की तरफ, एंड दैट इज़ हेमोरॉइडेक्टोमी, दैट इज़ द रिमूवल। It is the removal surgery that removes internal or external hemorrhoids that are extensive and severe, जो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं। उन केसेस में हम किस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो उस केस में हम हेमोरॉइडेक्टोमी सर्जरी की तरफ जाते हैं कि हम उनको बिल्कुल सर्जिकली रिमूव कर दें। सर्जिकल हेमोरॉइडेक्टोमी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ये आपके पास मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, इससे आपके हेमोरॉइड्स बिल्कुल ट्रीट हो सकते हैं, अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। अच्छा, हेमोरॉइडेक्टोमी के हमारे पास स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले आपको पता है मैंने आपको पोजीशंस करवाई थी कि क्या करेंगे, पेशेंट को आप किस पोजीशन में डालेंगे फॉर हेमोरॉइडेक्टोमी। एज दिस इज़ एन एनोरेक्टल प्रोसीजर, ये आपके पास एनोरेक्टल प्रोसीजर है। हेमोरॉइडेक्टोमी इज़ एनोरेक्टल प्रोसीजर, तो उसमें आपके पास क्या पोजीशन होगी, मैंने आपको कहा था कि एनोरेक्टल प्रोसीजर्स के लिए हम या तो लिथोटमी की पोजीशन यूज़ करते हैं या जेकनाइफ। आपको पता है कि लिथोटमी पोजीशन क्या है और जेकनाइफ पोजीशन क्या है, सही है। अच्छा, ये आपके पास पोजीशन हो गई पेशेंट की, देन आप पेशेंट को क्या देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। देन टेक्निक क्या है कि सबसे पहले, अच्छा अगर हम पहले वीडियो देख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, फिर मैं आपको स्टेप्स करवाऊंगी कि अच्छा ये स्टेप्स वो है, सही है। पहले आप वीडियो देख ले कि वीडियो में क्या है आपके पास, देन हम जाते हैं फिर उसकी तरफ, स्टेप्स की तरफ। अच्छा, मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ इसकी खुद ही कि क्या है कि है, ये आपके पास क्या है, रेक्टम है, दिस इज़ द रेक्टम एंड दिस इज़ द एनल कैनाल। इसको हम पाइल्स भी कहते हैं। क्या होता है, एक मिनट सॉरी, क्या होता है कि आपके वेन्स जो है, सॉरी, वीन्स जो आपके पास रेक्टल कैनाल में प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके पास डायलेट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो वॉल्स में जो वीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। रेक्टम और एनस दोनों में ये केसेस हो सकते हैं। वॉल्स आपके पास स्वेल अप हो जाते हैं, दीज आर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स।
इंटरनल हेमरोइड्स जब आपके रेक्टम केनाल के अंदर जब वो स्वेलअप हो जाए और म्यूकोजा मेम्ब्रेन उनके ऊपर हो, सो दैट आर इंटरनल हेमरोइड। एक्सटर्नल हेमरोइड्स आपके पास क्या होते हैं, जो स्किन के बाहर आपको नजर आए और उनके ऊपर जस्ट स्किन की कवरिंग हो, दैट इज द एक्सटर्नल हेमरोइड। सही है। Internal hemorrhoids are classified by how advanced they are. अच्छा, अब ये आपको स्टेजेस बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आपके पास हेमरोइड्स की कुछ डिग्रीज है। फर्स्ट डिग्री ऑफ इंटरनल हेमरोइड, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। इसकी आपके पास 4 डिग्रीज है। अब ये आपको डिग्रीज बता रहे हैं कि कौन कौन सी डिग्री में क्या क्या होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, Are those that always remain inside the rectum. अब फर्स्ट डिग्री जो आपके पास है उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास जो पाइल्स है वो अंदर ही रहती है, वो बाहर की तरफ नहीं आती। मतलब जब स्टूल पास होता है तो आपके हेमरोइड्स जो है वो अंदर ही रहते हैं, देयर इज़ नो प्रोमिनेंस आउटसाइड द बॉडी। अब सेकंड जो आपके पास डिग्री है, सेकंड डिग्री ऑफ हेमरोइड्स, उसमें क्या होता है। Second degree internal hemorrhoids will extend outside the rectum during a bowel movement and then return to the inside of the rectum on their own. अच्छा, अब सेकंड में क्या होता है आपके पास कि सेकंड में आपके पास जब आप स्टूल पास करते हो तो वो आपके पाइल्स जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, लेकिन वो खुद ही वापस चले जाते हैं। मतलब उनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अंदर की तरफ वापस चले जाते हैं। सो दैट इज़ द सेकंड। फर्स्ट में बाहर आते ही नहीं हैं, सेकंड में बाहर आते हैं लेकिन वो खुद ही चले जाते हैं। अब थर्ड में क्या होगा कि वो डिफिकेशन के साथ बाहर निकलेंगे लेकिन वो खुद ही वापस नहीं जाएंगे। आपको थ्रू हैंड्स या फिंगर्स आपको क्या करना होगा, उसको वापस अंदर की तरफ पुश करना होगा। दैट विल बी द थर्ड डिग्री। Pushed back inside the rectum. Pushed back inside the rectum during a bowel movement and then must be pushed back inside the rectum. थर्ड डिग्री में आपको खुद उसको पुश बैक करना होगा अंदर की तरफ, वो खुद वापस नहीं जाएंगे बल्कि आपको उसको पुश करना होगा। अब फोर्थ डिग्री में क्या होता है आपके पास, Fourth degree internal hemorrhoids always remain outside the rectum and cannot be pushed back in. फोर्थ डिग्री में अगर आप उसको अंदर करना भी चाहो तो वो इंटर नहीं होंगे। अगर आप फिंगर्स के ज़रिए उसको अंदर की तरफ लेके भी जाते हो तो वो फिर भी बाहर की तरफ प्रोलेप्स करेंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे। सो दैट इज़ द फोर्थ डिग्री, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। फर्स्ट डिग्री में वो नीचे नहीं आ रहे थे, सेकेंड डिग्री में वो नीचे आ रहे थे लेकिन वापस खुद जा रहे थे, थर्ड डिग्री में आपको उसको अंदर लेके जाना था। अब फोर्थ डिग्री में आप अगर उसको अंदर लेके भी जाते हो तो वो अंदर नहीं जाता, पाइल्स बाहर की तरफ रहती है। दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ द फोर्थ डिग्री। और फिर आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, देन यू हैव टू परफॉर्म सर्जरी। आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है कि आप इनको बिल्कुल रिमूव कर दें। अब सर्जरी में आपके क्या क्या स्टेप्स है। Before a hemorrhoidectomy, you may be given local or general anesthesia. आपको लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देंगे, सही है। Medications to put you to sleep through a breathing mask or through an IV line. A breathing tube will be inserted through your mouth and into your जनरल windpipe एनेस्थीसिया की to बात help कर you रहा है कि breathe during the ईटीटी ट्यूब operation. पास करेंगे, आपको एनेस्थीसिया Your surgeon देंगे। will begin by using a scalpel, electrocautery, or laser to make an incision in the tissue around the hemorrhoid to expose the swollen vein. Your ये क्या surgeon कर may रहा pry है, off the swollen vein हेमोरॉइड्स in को order to keep it from रिमूव bleeding कर when रहा it है। is removed. Your surgeon will then remove ये the कॉटरी swollen के ज़रिए vein उसको and क्या कर रहा है, deflate रिमूव tissue. कर रहा Your है। wound may be left open, or your surgeon may suture it closed. Finally, your surgeon will place medicated bandages over the wound to aid in healing and protect from infection. The procedure generally अच्छा, इसमें क्या था, स्टेप्स में आपके पास क्या था कि क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको लिथोटमी पोजीशन में डालेंगे, देन यू विल गिव द पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया। फिर क्या करोगे, जो आपके बुक्स में स्टेप बताया है, वीडियो के तो अलग से स्टेप्स होते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ आने के लिए वो मैंने वीडियो दिखा दी। बुक में आपके क्या स्टेप बता रहे हैं कि आप जेंटल स्ट्रेचिंग करोगे स्पिंचर विद लिग्नोकेल जेली, हाथों पे लिग्नोकेल जेली लगाते हो। उसमें अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो उन्होंने एनोस्कोप लगाया था, एनोस्कोप को इंसर्ट किया था कि वो एनोस को खोल सके और एनोस को अच्छे से एग्जामाइन कर सके, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ आप लिग्नोकेन जेली, लिग्नोकेन जो आपके पास लोकल एनेस्थेटिक भी है और वो आपके पास लुब्रिकेंट भी है, उससे अगर आप फिंगर्स पे लगाते हो, फिंगर्स के ज़रिए आप क्या करते हो, आप स्पिंचर में इंटर करते हो, एनएस स्पिंचर में उसको जेंटली क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, ओपन करते हो, ताकि जब आप इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट कर रहे हो, हेमोरॉइड्स को रिमूव कर रहे हो तो आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। आप स्पिंचर को थोड़ा सा
खोल रहे हो, सही है। देन आप क्या करोगे, ईच पेडिकल इज ग्रेस्ड विद द आर्टरी फोर्सिप। आप आर्टरी फोर्सिप के ज़रिए क्या करते हो, आप पेडिकल्स को, उसके जो पेडिकल्स है, मतलब ये आपके पास एनल कैनाल है और ये आपके पास हेमरोइड है, तो हेमरोइड के पेडिकल को आप ग्रास्प कर लेते हो, उसके एंड को आप ग्रास्प कर लेते हो विद द आर्टरी फोर्सिप। फिर आप क्या कर लेते हो कि आप ट्रांसफिक्सेशन ऑफ हेमरोइड्स कर लेते हो विद कैटगट। आप क्या करते हो कि आप कैटगट का क्या है, कैटगट सूचर आप लेते हो और उसके ज़रिए जो बेस है, जो हेमरोइड्स का बेस है, उसको आप क्या कर लेते हो, उसको फिक्स कर लेते हो, उसमें नोट्स ले लेते हो। अब इसका क्या फ़ायदा है ट्रांसफिक्सेशन का, ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जब आपने उसको रिमूव नहीं किया, मतलब आपने उस पर कट नहीं लगाया, कट लगाने से पहले ही जब आप क्या करते हो, उसका जो बेस है, हेमरोइड्स का जो बेस है, उसको आप क्या करते हो, उसको आप लाइगेट कर लेते हो। लाइगेशन इज ट्रांसफिक्सेशन, ट्रांसफिक्सेशन रहा या ट्रांसलाइगेशन, मतलब कट लगाने से पहले जब आप उसके बेस को क्या कर लेते हो, उससे कैटगिट के ज़रिए उससे स्टिच मतलब उसको लाइगेट कर लेते हो, बिल्कुल टाइट उसको नोट्स लगा देते हो। नोट लगाओगे, उसको टाइट कर दोगे तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, टाइट उसको नोट्स लगा लेते हो उसके बेस पे, तो ब्लड सप्लाई उसका बंद हो जाएगा। तो जब आप उस पर कट लगाओगे, उसको रिमूव करोगे, तो ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होंगे, सही है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप ट्रांसफिक्सेशन करोगे। अच्छा, अब ट्रांसफिक्सेशन की ज़रूरत हमें कॉटरी में नहीं पड़ती। अगर हम ये हेमोरॉइड्स रिमूव कर रहे हैं तो कॉटरी के ज़रिए, तो कॉटरी का आपको पता है कि वो कटिंग भी करता है, कोगुलेशन भी करता है। वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या कर रहा था, वो कॉटरी के ज़रिए रिमूव कर रहा था, तो उसको ट्रांसफिक्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब उसको बेस को लाइगेट करने की, उस पर नोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप थ्रू द सीजर कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, सीजर आपकी ब्लीडिंग को तो स्टॉप नहीं करता, वो तो जस्ट आपका कट लगाता है, इट डज़ नॉट परफॉर्म कोगुलेशन। तो आपको क्या करना है कि आप जब अगर सीजर से आप हेमोरॉइड्स को रिमूव कर रहे हो तो पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि पहले आप उसके बेस को क्या कर लो, उसको नोट्स दे दो, आप सूचर के ज़रिए उसको टाइटली बांध लो। बांधोगे, उसके बाद उसके ऊपर वी शेप कट लगाओगे, सीजर के ज़रिए उसके ऊपर इस तरह वी शेप कट लगाओगे, और देन एक्सिजन ऑफ लाइगेटेड हेमोरॉइड्स, और जो आपने हेमोरॉइड्स को लाइगेट किया था उनको आप क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे, उनको रिमूव कर लोगे। आफ्टर रिमूवल पेक्स आर प्लेस्ड इन द एनल कैनाल, जिस जगह से आपने उसको रिमूव किया है उस जगह पे आप पेक्स लगा दोगे, गॉस्पीसिस पेक्स जो होते हैं आपके पास वो लगा दोगे, ताकि आपके पास ब्लीडिंग ना हो और उस पर प्रेशर हो कि वो पेन कम कर दे, सही है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द हेमोरॉइडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ हेमोरॉइड्स। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जैसे ही ऑपरेशन हुआ, आपकी हेमोरॉइड्स को रिमूव किया, तो उस टाइम आपको क्या क्या मतलब मसले आ सकते हैं अर्ली में। सबसे पहले ये है कि पेन होगा, क्योंकि आपके मतलब हेमोरॉइड्स को रिमूव किया है, सो यू विल ऑब्वियसली यू विल हैव पेन, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में भी आपका यूरिन बिल्कुल अचानक से बंद हो जाए, लेकिन वो फिर सही हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाता है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के मतलब यूरिन बिल्कुल रिटेन हो जाए, यूरिन बिल्कुल पास ना हो, मे बी कि आपने आउटफ्लो में उसको कोई ड्यूरिंग सर्जरी आपने यूरिथ्रल ओपनिंग को कोई डैमेज दे दिया हो, या जो यूरिथ्रा है उसमें आपने कोई, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ने कोई गड़बड़ कर दी हो, उसमें आपने कोई मसला क्रिएट किया हो, तो आपको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के चांसेस हर सर्जरी में होते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में ये कॉमन है कि आपको पेन एंड ब्लीडिंग होगी। अच्छा, लेट कॉम्प्लिकेशंस आपके पास क्या आ सकती है कि जब बहुत टाइम गुजर गया, हफ्ते गुजर गए या महीनों गुजर गए, ऑपरेशन किया है आपने हेमोरॉइडेक्टोमी का, तो बाद में आपको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो बाद में आपको सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, मे बी उस जगह से दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या तो अगर आपने स्टिचिंग की है, स्टिचिंग की कोई मसला आ गया हो, या वहाँ पे जगह इन्फेक्टेड हो गया हो, आपने इंस्ट्रूमेंट सही यूज़ नहीं किए, तो वहाँ पे सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एनल स्ट्रक्चर के मतलब अगर उस जगह की आपके पास स्कारिंग हो गई, मतलब जब आपका वो ज़ख़म है जब वो सही हो गया, तो अक्सर स्कार टिश्यू वहाँ पे हो जाते हैं। स्कारिंग टिश्यू की वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर इज़ द नैरोइंग। एनल स्ट्रक्चर मतलब एनल कैनाल जो आपके पास है, जब वो तंग हो जाए, नैरो हो जाए, दैट इज़ एनल स्ट्रक्चर। तो एनल स्ट्रक्चर हो सकता है ड्यू टू स्केरिंग ऑफ द वूंड, या आपके पास एनल फिशर हो सकता है। एनल फिशर का टॉपिक मैंने आपको करवाया था, दैट इज़ द
कट या टेयर इन द इनर कैनाल, मतलब वो जगह आपके पास कट लग जाए उस पर या वो टेयर हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर उस पर टेयर आ गया, मतलब वहाँ पे वूंड था और फिर स्टूल पास हो रहा है, उसने वहाँ पे टेयर कॉज कर दिया, तो एनल फिशर के चांसेस भी है। ये आपके पास ग्रेड्स है, ग्रेड 1 नो प्रोलेप्स, ग्रेड 2 प्रोलेप्स बट कैन रिट्रैक्टेड बाय देमसेल्फ, खुद ही वापस चला जाता है। ग्रेड 3 में प्रोलेप्स होता है एंड यू हैव टू पुश इट बैक, एंड ग्रेड 4 में आपके पास प्रोलेप्स होता है एंड यू कांट पुश इट बैक विदाउट अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है और आप खुद इसको वापस नहीं लेके जा सकते। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।